लोग कर रहे थे रिवीजन क्लास, तो हम लोग करते हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ठीक है, तो इसका व्याख्या पहले संदर्भ पढ़ लेते हैं पहला बार। तो प्रस्तुत पंक्ति गजलकार दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साय में धूप शीर्षक गजल संग्रह से संकलित है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1975 ईस्वी में। ये पंक्ति जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति में है में भी दिया गया है, वो इसमें शीर्षक क्या है, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, इस पाठ से लिया गया। ठीक है, तो उसके बाद इसका व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गजलकार ने राजनेताओं पर व्यंग्य किया है। गजलकार कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, जनता के कष्ट को दूर करने का वादा करते हैं और उनके जीवन में खुशहाली लाने की बात करते हैं, परंतु चुनाव जीत जाने के बाद यथार्थ इसके विपरीत होता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान तो दूर, जनता के छोटे मोटे कष्टों को भी दूर करने का वे प्रयास नहीं करते और जनता उसी तरह दुख और पीड़ा का जीवन व्यतीत करती रहती है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। देखो चिरागा, चिरागा मतलब होता है चिराग, चिराग मतलब होता है दिया, और इसका असली मतलब है कि खुशियाँ। ठीक है, शायद वीडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, हर घर में खुशियाँ होंगी, लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, शहर में भी खुशियाँ नहीं है। तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद की व्याख्या हम लोग देखते हैं। जहाँ यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। गजलकार दुष्यंत कुमार यहाँ सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है जहाँ पेड़ों के नीचे भी धूप लग रही है, छाँव में भी धूप लग रही है। अर्थात जहाँ से जीवन की समस्याएं समाप्त हो जानी थी, जहाँ धूप लगना बंद हो जाना था, वहाँ और समस्या बढ़ गई है। ऐसे में इस सामाजिक व्यवस्था का बहिष्कार आवश्यक हो गया है, और यह बहिष्कार सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए होना चाहिए। तो फिर से पढ़ते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो ये इस जगह को क्या करना चाहिए, इस व्यवस्था को पूरा बंद कर देना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर हम लोग गज़ल पढ़ते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो पढ़ते हैं आगे इसका व्याख्या। गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जनता के पास प्रतिरोध का भी स्वर नहीं है, उसका जीवन अभावे में गुजरता है, फिर भी वह शासक वर्ग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, बल्कि अपने अभाव से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती रहती है। यदि उसे शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलता, जो कि उसकी प्राथमिक आवश्यकता है, तो वह अपने पैरों को मोड़कर ही अपने पेट को ढकने का प्रयास करने लगती है। वे आगे कहते हैं कि जीवन जीने के लिए ऐसे लोग बिल्कुल सही है, अर्थात शासक वर्ग को ऐसी ही जनता चाहिए जो उनके खिलाफ आवाज़ न उठाए, बल्कि स्वयं अपने अभाव की पूर्ति में लगी रहे, क्योंकि ऐसी जनता के दम पर ही वे अपने सत्ता कायम रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार दोहा पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं। न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। अगर उनके पास कोई चीज़ की कमी है तो वो दूसरी कुछ से भी अपना कमी को पूरा कर लेंगे, तो और लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, और ये लोग ऐसे ही लोग तो चाहिए किसको, शासक को चाहिए ऐसे लोग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 4 नंबर गज़ल। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो पढ़ते हैं व्याख्या। गज़लकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। गज़लकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर को किसी ने देखा भी नहीं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गज़लकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर को किसी ने देखा भी नहीं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसके संबंध में तरह तरह की कल्पनाएं करता है। इस तरह ईश्वर का अस्तित्व उसके ख्वाब में है। किसी तरह जीवन जीने के लिए भी किसी ख्वाब या मकसद का होना अनिवार्य है, अन्यथा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। साथ ही व्यक्ति के भीतर जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अतः जीवन में ख्वाब का होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही,
कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट करना। अब क्या आप लोग कमेंट करेंगे, मैं कब वीडियो बनाऊंगा और कब समझाऊंगा आपको। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। तो वे मुतमईन का अर्थ होता है संतुष्ट है, निश्चिंत है, और बेकरार मतलब बेचैन। तो कौन मुतमईन है? तो जो शासक वर्ग है, जो शासन कर रहा है, वो अपने तरफ से निश्चिंत है कि अब तो हम लोग को कुछ नहीं होने वाला, हम तो पत्थर है, हम पत्थर की तरफ पिघल नहीं सकते, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दुष्यंत कुमार है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सबको जगा रहे हैं, सबको इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका व्याख्या। फिर से पढ़ते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे कौन? शासक वर्ग। ठीक है, मुतमईन माने निश्चिंत है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। ठीक है, ठीक है। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पंक्ति था। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तुम्हारा जो आदत है वो क्या है? तुम जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, किसको बोल रहे हैं? शासक वर्ग को बोल रहे हैं। शासक वर्ग क्या करता है? जब भी इसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको बंद करा देते हैं, उसको चुप करा देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा भी जुबान सिल दो, नहीं तो मैं तो बोलता रहूँगा। हाँ, ठीक है, अगर तुमको अपना शासन चलाना है तो मुझको मेरा मुंह बंद कराना होगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले मने अपना ज़िंदगी तो अच्छा से जिया, लेकिन जब मरे तो दूसरों की भी ज़िंदगी को अच्छा करके मरे, दूसरों के प्रयासों से मरे, दूसरों की ज़िंदगी को अच्छा करने के प्रयास से मरे, तो हमें कोई गम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति की व्याख्या खत्म हो गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों को गजलकार दुष्यंत कुमार सत्ता वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं। तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो मेरी आवाज़ दबा सकते हो और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए तुम्हारा ऐसा करना स्वाभाविक ही है। जैसे कविता को कविता बनाने के लिए उसमें तो ये हटाओ इसको। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो हम लोग को तो ये तो नहीं पढ़ना है, बसंती हवा नहीं पढ़ना है। तो नीचे आते हैं। कहाँ गया? कहाँ तो तय था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है। तो देखो, कहाँ तो तय था, पहला क्वेश्चन है। कहाँ माने ये चौथा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, गजल का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आपको बस सारांश लिख देना है, आपको पूरा कविता लिख देना है कि कहाँ तो तय था। इस गजल का उद्देश्य क्या है? कि जनता को क्या करना है? जनता को सच बताना कि शासक वर्ग क्या कर रहा है। जनता को एकजुट करना, जनता को अपने पैरों पर खड़ा करना, जनता को जागरूक करना। जनता सोई हुई है, तो ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो कवि दुष्यंत कुमार समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। दुष्यंत कुमार की रचना के केंद्र में मानव है, इसी मानव की पीड़ा, छटपटाहट, वेदना को उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। राजनीति पर व्यंग्य उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। चली आ रही सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनमें आक्रोश है। कवि ने प्रस्तुत गजल के माध्यम से राजनेताओं के यथार्थ को उजागर किया है। राजनेता चुनाव के समय लंबे चौड़े वादे करते हैं, जनता को सुविधाएं प्रदान करवाने की बात करते हैं, परंतु चुनाव जीत जाने पर जनता का कल्याण तो दूर, वे स्वयं उसका शोषण करने लगते हैं। और जनता में इतना संतोष है कि वह अपने अभाव से भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते रहती है। वह प्रतिरोध नहीं करती, कभी इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि जीवन जीने के लिए ख्वाब की आवश्यकता होती है। जनता के प्रतिक्रिया न करने से शासक वर्ग अपनी सत्ता को लेकर सुनिश्चित हो जाता है कि उसे कोई खतरा नहीं है, परंतु कवि ऐसे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहे हैं कि वे जनता के भीतर आक्रोश पैदा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपने जीवन दूसरों के हित के लिए सहर्ष समर्पित कर देंगे। इस तरह एक और कविता राजनेता शासक वर्ग के यथार्थ चरित्र का उद्घाटन करते हैं, दूसरी ओर जनता की संतोष वृत्ति के प्रति अपना प्रतिरोध दर्ज कराते हैं, और तीसरा ऐसी परिस्थिति में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जनता को यथार्थ से परिचित कराने का प्रयास करते हैं, उनका यही उद्देश्य है। इसके बाद पढ़ते हैं।
कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल का मूल संदेश लिखिए। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल कवि दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित है। दुष्यंत कुमार समकालीन कविता के मुख्य प्रमुख कवियों में से एक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने राजनीति और राजनीतिज्ञों के यथार्थ चरित्र का उद्घाटन करते हुए जनता को यह संदेश दिया है कि उसे सरकार और सरकारी तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उद्देश्यहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन में उद्देश्य का होना आवश्यक है। साथ ही कवि यह भी संदेश देते हैं कि जीवन गुलमोहर के पेड़ की तरह होना चाहिए जो सदैव दूसरों के काम आए। तो उसके बाद देखते हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा था, इसके पहले जो वीडियो आया था तो उसमें कहा था कि एक शीर्षक को क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और जो अपने कविता को का मूल सार व्यक्त कर पाए, पूरे कविता को उससे समझा जा सके, ऐसा होना चाहिए। और वो पढ़ के जो पाठक के मन में है कौतूहल आए, उसको पढ़ने का मन करे, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये संक्षिप्त तो नहीं है लेकिन ऐसा है कि पाठक के मन में कौतूहल आएगा। और कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ये पूरे कविता को समअप करने के लिए काफ़ी है। तो थोड़ा इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। गजल का शीर्षक संक्षिप्त शीर्षक की श्रेणी में नहीं आता, कारण इसकी विद्या है। गजल शेर से मिलकर बनता है, इसका एक केंद्रीय भाव नहीं होता, हर शेर का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। इसी कारण गजल का शीर्षक अक्सर पहले शेर की पहली पंक्ति से ही निर्धारित हो जाता है। हाँ, तो देखो जब शेर होता है, जब गजल होता है तो इसका हर सबका अलग अलग मतलब होता है। तो इसमें पहला जो शेर होता है उसी से इसका क्या बन जाता है, पहली पंक्ति से निर्धारित हो जाता है। अच्छा, ये वाला लिख दीजिएगा, ये वाला ज़्यादा बढ़िया। प्रस्तुत गजल में कवि ने 3 महत्वपूर्ण बातों को उठाया। पहला, राजनेताओं की कथनी करने का अंतर। दूसरा, जनता की संतोष वृत्ति का उल्लेख। और तीसरा, गजलकार बदलाव के लिए निरंतर प्रयासरत है कर रहने की बात करते हैं। संपूर्ण गजल में कवि सामान्य जनता के पक्षधर के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। जनता के किए गए वादे पूरे न होने पर उसे मोह भंग की स्थिति स्वाभाविक है, परंतु जनता में सत्ता के प्रति यह मोह भंग दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर कवि ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए जाते हैं वे पूरे नहीं हुए और देश की जनता आज भी दुख पीड़ा के जीवन जीने के लिए विवश है। इस आधार पर कह सकते हैं कि गजल का शीर्षक सार्थक है। पठित गजल कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए आधार दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता बताइए। देखो, काव्यगत विशेषता हालांकि तुम लोग को नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, कॉलेज लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछ देगा तो क्या ही कर सकते हैं आप लोग, बोल थोड़ी सकते हैं उससे। तो देखो, काव्यगत विशेषता में कवि कैसा कैसा बात लिख रहा है बस उसको पॉइंट बना के लिख देना है। सत्ता के प्रति विक्षोभ। दुष्यंत कुमार शासक वर्ग की असलियत से परिचित थे, उनकी कथनी और करनी के अंतर को भी देख रहे थे। ऐसे में उनकी रचनाओं में शासक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त होता है और किससे व्यक्त होता है वो भी लिख देना है। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। जनजीवन के कवि। ये कवि की नज़रों में से आम आदमी ओझल नहीं होता, वे उसकी पीड़ा दुख छटपटाहट को समझते हैं, साथ ही उसकी संतोष वृत्ति से उन्हें आश्चर्य भी होता है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, वे लोग ही कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। इस लाइन से समझ में आता है जनजीवन के कवि हैं। आस्था का स्तर। दुष्यंत कुमार की रचना में आस्था का स्वर सर्वत्र विद्यमान है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि खुदा के ऊपर क्या है, आस्था है, आस्था बनाए रखना चाहिए। यथार्थ का चित्रण। कवि ने सत्ता के यथार्थ चरित्र को उजागर किया है। सत्ता हमेशा अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को बंद कर देती है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान। यथार्थ चित्रण क्या है, ठीक है, ये यथार्थ माने जैसा है हम लोग का दुनिया। यह तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। और भाषा और शिल्प पे हम लोग को लिख देना है कुछ। दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़ल में प्रतीक का प्रयोग किया है। प्रस्तुत गज़ल में गुलमोहर को मान सम्मान के प्रतीक के रूप में लिया है। इसी तरह उन्होंने बिंब मुक्तक परंपरागत छंद, तो ये तुम लोग को समझ में नहीं आएगा बिंब क्या होता है, मैंने बिंब मुक्तक परंपरागत छंद आदि का प्रयोग किया है। भाषा में उन्होंने नए प्रयोग किए हैं। उनकी भाषा सरल सहज एवं आम आदमी है। मैंने समझाने जाएंगे तो बिंब मुक्तक परंपरागत छंद बहुत आसान है, समझ में क्यों नहीं आएगा। बिंब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जैसे हम लोग ये लाइन पढ़ें, खुदा न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, तो हम लोग को दिमाग में एक आ रहा है कि लोग ऐसे करके बैठे हैं, गरीब है ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो हम लोग के दिमाग में आ ही रहा है, ठीक है।
तो जब हम लोग के दिमाग में चित्र बनने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। मुक्तक वो होता है कि जो कि स्वतंत्र हो, एक लाइन लिखे, दूसरा लाइन क्या हो, स्वतंत्र हो। आप लोग डोरेमोन देखते हैं, शिनचैन देखते हैं, तो शिनचैन डोरेमोन क्या होता है, सब अलग अलग एपिसोड होता है और सब एपिसोड में अलग अलग मन होता है, ठीक है, अलग सा कहानी होता है सब में। लेकिन जब आप पोकेमोन देखिएगा, पोकेमोन में एक सीरीज होता है, आप पहले ये देखिए, फिर उसके बाद ये एपिसोड देखे, ये एपिसोड देखे। या फिर बेब्लेड बहुत फेमस है, तो बेब्लेड या फिर ड्रैगन बॉल जेड, उसमें क्या होता है, एक बार अलग अलग होता है, कि अगर हम लोग पीछे से नहीं देखेंगे, उसको बोलते हैं प्रबंध काव्य। तो जो कि क्या हुआ, बंधा हुआ है, ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है। लेकिन मुक्तक क्या होता है कि बंधा हुआ नहीं है, सब अलग अलग लाइन है। तो ये क्या लिख रहे हैं, बिंब भी है इनका कविता में, मुक्तक भी है, परंपरागत छंद भी है। और ये छंद थोड़ा देखना होगा, हमको रिवाइज करना होगा। उनकी भाषा सरल, सहज एवं आम आदमी की भाषा है। तो यहाँ पर 15 मिनट में ये भी खत्म हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।